हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम और किस देश के स्कूली बच्चों के लिए शुरू किया गया है। ये जो प्रोग्राम है अटल इनोवेशन मिशन और सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम जो है ये भारत और कौन से देश के बीच का प्रोग्राम है, ये आपसे पूछ रहा है, बताइएगा। अटल इनोवेशन प्रोग्राम जो है आपको अच्छे से पता होगा कि नीति आयोग जो है इस पर काम कर रहा है, नीति आयोग के अंडर है ये, ठीक है। 3.0 जो है उसका प्रोग्राम अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम जो है ये भारत और कौन से देश के जो है बच्चों के बीच का, एक्चुअल में स्कूल चिल्ड्रन जो है उनके लिए, स्कूल चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनके लिए है, स्कूली बच्चों के लिए प्रोग्राम है। इसका मेन मुद्दा है टू डेवलप टेक्निकल सॉल्यूशंस। जो टेक्निकल सॉल्यूशंस है उनको सोल्व करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा नवाचार यानी इनोवेशंस और एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए जो है, नवाचार और उद्यमिता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन और सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम जो है ये भारत और रूस के बीच में है। तो ध्यान रखना है, इट कैन बी ए क्वेश्चन, भारत और रशिया के बीच में है। इन दोनों का ज्वाइंट जो है ये पहला एक तरह का हम लोग कह सकते हैं कि पहला इंडिया और रशिया के बीच में एक तरह का बायलैटरल वर्चुअल समिट है ये, ठीक है ना। इंडिया और रूस के बीच में पहला वर्चुअल स्कूली बच्चों का जो है एक समिट है ये बायलैटरल, जिसमें दोनों इंटरेक्ट करेंगे। इसमें अप्रोक्सीमेटली जो है 48 स्टूडेंट्स और 16 टीचर्स जो है पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि ऑनलाइन आपका वर्चुअली है तो ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। इसके अंदर जो है 7 से 21 नवंबर के बीच में ये चल रहा है, 7 से 21 नवंबर के बीच में चल रहा है ये, राइट। तो 7 से 21 नवंबर के बीच में AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम, राइट। तो इसको ध्यान रखना है, नवाचार व उद्यमिता को बढ़ाने के लिए है, नीति आयोग के लिए। रशिया की बात आ रही है, रशिया का एक आपको ये ध्यान रखना है कि उसने अहम आर्कटिक जो है अभी लॉन्च किया था, जो आपका आर्कटिक रीजन है उस पर निगरानी के लिए अहम आर्कटिक सैटेलाइट जो है रशिया ने लॉन्च किया था, ये भी ध्यान रखना है रूस के बारे में, राइट। सो समझ में आ गया, ये नीति आयोग की पहल है। नेक्स्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन आपका, किस भारतीय राज्य में सब्जियों और फूलों के लिए एक इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, क्या है, इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा? किसके लिए है? सब्जियों और फलों के लिए, यानी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए। कौन से राज्य में, यह आपसे पूछा गया, बताइएगा आंसर इसका। इन विच स्टेट? तमिलनाडु, केरल, राजस्थान एंड गुजरात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग तब तक बताइए, तब तक मैं बताता हूं है क्या ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। देखिएगा, इसके तहत क्या होगा कि किसानों को, जो फार्मर्स है, उनको गुणवत्तापूर्वक जो अच्छी वैरायटी के बीज है और उन्नत किस्म के जो बीज है वो मुहैया करवाए जाएंगे, ठीक है। किसानों को अच्छी वैरायटी के बीज, उन्नत किस्म के जो बीज है वो उनको मुहैया करवाए जाएंगे। साथ ही साथ जो है किसानों को, उद्यमियों को और अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस प्रकार से जो हम लोग एग्रीकल्चर को और अच्छे से बेहतरी से कर सकते हैं, टेक्निकलिटी के साथ कर सकते हैं, तकनीकी रूप से जो है अच्छी पैदावार ले सकते हैं, फ्रूट्स के लिए भी, फलों के लिए भी और सब्जियों के लिए, दोनों क्षेत्रों के अंदर। तो ये किया जाएगा। ये जो है कहां पर लगाया जा रहा है, अब ये आप बताइएगा। तो ये लगाया जा रहा है केरल के अंदर। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्या ये अपनी तरह का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है? क्या इंडिया और डच के बीच का ये पहला जो है एक तरह का ये प्रोग्राम है, या इससे पहले भी? तो ऐसा एक सेंटर जो है पहले भी खोल रखा है, और वो कहां पर है? वो बारामती, महाराष्ट्र के अंदर 2017 में था। ये दूसरा है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये इंडिया और डच के बीच का ज्वाइंट प्रोग्राम जो है ये दूसरा है, केरल के अंदर, वायनाड के अंदर, ठीक है ना। केरल के अंदर वायनाड के अंदर जो है ये बनाया गया है। तो ये ध्यान रखना है, इंडो डच, डच यानी नीदरलैंड, ठीक है। तो इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ये आपका वायनाड, केरला के अंदर बनाया गया है। और पहला कब बनाया गया था? 2017 के अंदर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए बारामती, महाराष्ट्र में, जहां पर लोगों को काफी जो है हेल्प मिल रही है, किस प्रकार से जो कौन सी सोइल का टेस्टिंग करने के बाद जो है प्रॉपर वहां पर किसानों को उसी प्रकार से बीज कितना जो है उसमें किस टाइप से आपका फर्टिलाइजर होना चाहिए, तो वो तमाम चीजें जो है इसके अंदर बताई जाती है, राइट। तो ये आपका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। साथ ही साथ जो इसमें एक तरह से आगे के लिए और भी इनोवेशन रिसर्च प्रोग्राम भी चलते रहते हैं। तो ये इस तरह का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। तो बी इसका करेक्ट हो गया। 2017 में महाराष्ट्र के बारामती में, और अभी 2020 में केरला वायनाड, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने अमूल के साथ समझौता किया है? कौन से स्टेट ने डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए
अमूल के साथ समझौता किया है। अमूल आपको पता है गुजरात बेस्ड अमूल, अमूल का दूध पीता है इंडिया, तो गुजरात बेस्ड अमूल जो है इसी की बात हो रही है। डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए इसके साथ किस राज्य ने समझौता किया है, ये आपसे क्वेश्चन है। तो एक एमओयू साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किसका? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है ताकि वहां पर जो है डेयरी सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा इसके लिए शुरू किया गया है। क्या है एक्चुअल में, इनिशियल लेवल पे 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये शुरू किया जा रहा है, 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही शुरू किया जा रहा है, जिसमें 550 के आसपास गांव जो है कवर होंगे और इनको कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे करके आगे। इसके तहत ये उनका मकसद है कि 22 लाख टन जो है, सॉरी 22 लाख लीटर जो है वो मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है। मिल्क प्रोडक्शन जो है 22 लाख लीटर एडिशनल मिल्क जो है वो प्रोडक्शन होना चाहिए। इसके तहत क्या होगा, बीएमसीज वगैरह भी लगवाएंगे उन स्टेट्स के अंदर, तो इस प्रकार की चीजें होगी। ठीक है, इससे पहले भी जो है इसके अंदर मेन जो है क्या है, मुख्य रूप से वुमेन्स जो है, महिलाएं जो है, उनको इस सेक्टर में आगे बढ़ावा देने के लिए ये मेमोरेंडम किया गया है, महिलाओं को मेनली। लेकिन इस तरह की स्कीम महिलाओं के लिए पहले भी चला रखी थी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। आपने सुना होगा वाईएसआर चेयुत्ता, क्या थी? वाईएसआर चेयुत्ता स्कीम। इसके तहत क्या था, महिलाओं को जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा था, यानी इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से उनको एक तरह से हेल्प दी जा रही थी, सहायता दी जा रही थी, ताकि वो डेयरी सेक्टर में काम कर सके और डेयरी सेक्टर में अपने पशुपालन वगैरह पर कार्य कर सके। इसके लिए जो 5.6 लाख वुमेन्स को फाइनेंशियल हेल्प दी गई थी उसके लिए। तो ये भी आपको आइडिया रखना, वाईएसआर चेयुत्ता स्कीम। अभी उन्होंने क्या कर लिया, अमूल के साथ में टाइप कर लिया, एक तरह से एमओयू कर लिया, जिसके तहत और ज्यादा बढ़ावा मिल सकेगा डेयरी सेक्टर को। अमूल के बारे में आपको पता होगा, वर्गीज कुरियन अमूल से जुड़े हुए, वर्गीज कुरियन जो है यहाँ पर पहली बार जो है आर्टिफिशियल मिल्क बनाया था। इसके अलावा वर्गीज कुरियन को जो है ऑपरेशन फ्लड यहाँ पर चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कई चीज़ें जो है इसके साथ अमूल के साथ जुड़ी हुई है। बट इंडिया जो है विश्व में मिल्क प्रोडक्शन में टॉप पर है। आज के दिन विश्व में सबसे ज़्यादा जो है आपका कौन प्रोड्यूस करता है मिल्क, तो उत्पादन में सबसे ज़्यादा भारत है। भारत के अंदर स्टेट्स की बात करें तो कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक मिल्क प्रोडक्शन करता है, तो ध्यान रखना भारत में उत्तर प्रदेश जो है उसी में तो सबसे ज़्यादा केटल्स है, सबसे ज़्यादा पशु भी जो है वो भी उधर ही है उत्तर प्रदेश के अंदर, और सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन भी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, दूसरा नंबर आता है राजस्थान का, राजस्थान मिल्क प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पे, और तीसरा नंबर कौन है, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे है, और चौथा नंबर आता है आंध्र प्रदेश का, चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। करेक्ट, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद फिर गुजरात आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, लाइक दैट। गुजरात, फिर पंजाब आ गया, फिर महाराष्ट्र आ गया, फिर फाइनली कहीं जाके हरियाणा आएगा। राइट, तो बहुत दूर है हरियाणा, महाराष्ट्र के भी बाद आता है। चौथे नंबर पे अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश, लेकिन ये और आगे आना चाहते हैं, इसके लिए इन्होंने इसे प्रोग्राम कराया है या मोयू किया है उनके साथ। करेक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश वही स्टेट है जिन्होंने 3 कैपिटल को घोषित किया था, 3 राजधानियां बनाई थी, ठीक है ना, और वही राज्य है जिसने 5 उप मुख्यमंत्री बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व को डीनोटिफाई करने का फैसला लिया गया है, यह किस राज्य में स्थित है। शिवालिक एलिफेंट रिजर्व जो वो आजकल न्यूज में है, आपसे पूछ रहा है कि ये कौन से स्टेट में है, बता दीजिएगा। इन विच स्टेट शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कौन से राज्य में है? हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल। शिवालिक आपको पता है कौन सा है, हिमालय की जो 3 श्रेणियां हैं, ऊपर वाली सबसे हिमाद्री, बीच वाली जो है लघु हिमालय, लेसर हिमालय, और सबसे नीचे वाली शिवालिक है। तो शिवालिक में इनमें कौन कौन सा स्टेट आता है, अगर आइडिया भी लगाओगे तो आंसर मिलेगा थोड़ा बहुत। तो हरियाणा में शिवालिक है, हिमाचल प्रदेश में है बिल्कुल, उत्तराखंड में भी है बिल्कुल, केरल में नहीं है। तो शिवालिक केरल में नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। इन तीनों में से कौन सा होगा बताओ, इनमें से कौन से में होगा शिवालिक एलिफेंट रिजर्व? क्या है हम बताते हैं आपको। उत्तराखंड में जो एयरपोर्ट है उसका विस्तार किया जा रहा है, और उसके लिए जो है जगह को एक्वायर करने की जरूरत पड़ रही है, और उसमें जो है ये आपका एलिफेंट रिजर्व जो है उसका एरिया आता है। 5000 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो है आपका शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है, जो कि 2002 के अंदर बनाया गया था। इसको 2002 के अंदर अधिसूचित किया गया था एलिफेंट रिजर्व के तौर पर ये
एलिफेंट रिजर्व के तौर पर जो है 2002 में इसको अधिसूचित किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत। प्रोजेक्ट एलिफेंट आपको पता है ना, कब शुरू हुआ था प्रोजेक्ट एलिफेंट? 1992 के अंदर। इसके तहत जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत जो है इसको अधिसूचित किया गया था एलिफेंट रिजर्व के तौर पर। तो अभी इसको जो है एयरपोर्ट का विस्तार के लिए डीनोटिफाई करने की बात चल रही है, क्योंकि वो एरिया उसको एक्वायर की जरूरत पड़ेगी। बट जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, यानी पर्यावरण और वन मंत्रालय जो है, तो उसके सामने जो है ये चीज़ आ रखी है और वो बोल रहा है ठीक है करना पड़ेगा इस चीज़ को, इसीलिए जो है डीनोटिफाई करने की बात भी चल रही है और ये न्यूज़ में है। तो आपको पूछा जा सकता है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के बारे में, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, अगर एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट जो है 3 टाइप के वैसे एलिफेंट होते हैं। ग्लोबली अगर देखें तो 3 टाइप के आपके एलिफेंट है। एक होता है अफ्रीकन बुश एलिफेंट, अफ्रीकन बुश एलिफेंट। एक होता है आपका अफ्रीकन फॉरेस्ट के अंदर जो रहता है, ठीक है। और एक होता है एशियन एलिफेंट, एशियन एलिफेंट। ये 3 टाइप का एलिफेंट है, राइट। इन तीनों में से जो इंडिया के अंदर पाया जाता है दैट इज एशियन एलिफेंट, ठीक है ना, इंडिया में जो पाया जाता है, जो कि अभी कौन सी कंडीशन में है? एंडेंजर्ड में है। और ये आपका आयुष्यन के अंदर वल्नरेबल में कैटेगरी में है। और आपका वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाते हैं हम लोग, एलिफेंट के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाया जाता है। अगर बात करें एलिफेंट्स के बारे में, भारत में सर्वाधिक एलिफेंट्स कहाँ पर है? तो सर्वाधिक एलिफेंट जो है भारत में है कर्नाटका के अंदर। भारत में सर्वाधिक एलिफेंट कहाँ है? कर्नाटक के अंदर है। दूसरे नंबर पे जो है असम आता है, असम में दूसरे नंबर पे सर्वाधिक एलिफेंट है। और तीसरे नंबर पे केरल राज्य के अंदर एलिफेंट्स की संख्या, हाथियों की संख्या है भारत के अंदर, करेक्ट। तो ये ध्यान रखना है, कर्नाटक, असम और केरल, राइट। सो ये आपको आइडिया रखना है, कर्नाटक, असम और केरल जो है इन 3 स्टेट्स के अंदर जो है एलिफेंट जो है सर्वाधिक है। तो पहले नंबर पे सबसे ज्यादा कर्नाटक, देन असम, देन केरला। बाकी उत्तरी राज्यों के अंदर उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं। तो शिवालिक एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर है? अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? उत्तराखंड है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व का करेक्ट आंसर। क्लियर है ये चीज? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका करेक्ट उत्तर हो गया बी। नेक्स्ट है जो बिडेन। ये जो बिडेन को संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। बताइए कि ये यूएस के कौन से नंबर के राष्ट्रपति है? तो कौन से नंबर के है ये तो आप बता देंगे इजीली, लेकिन मैं कुछ एक चीजें इसके अंदर और ऐड कर लेता हूं कि सबसे पहले तो यूएसए के अंदर राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो है कि वो नेचुरल बोर्न सिटीजन होना चाहिए, प्राकृतिक रूप से उधर ही पैदा हुआ नेचुरल बोर्न व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है ना। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो देशीयकरण से भी बना हुआ है वो भी हमारे यहाँ जो है बन सकता है राष्ट्रपति, कोई इशू नहीं है, प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहीं का बोर्न व्यक्ति ही बन सकता है, ये चीज। दूसरा है 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और 14 वर्ष से स्थायी निवासी हो वहां पर, 14 वर्ष से निवासी हो। तो ये 3 शर्त पूरी करता होगा वही व्यक्ति जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए एलिजिबल है वहां पर। तो अभी जो है वहां पर एक्चुअल में 538 सीटों पर चुनाव होता है, ठीक है ना। कितनी सीटों पर चुनाव होता है? 538। और उसमें से मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए? 270 चाहिए। 270 जिसको आएगा उसमें आपकी मेजोरिटी आएगी। इसमें कई पार्टी थी, लेकिन मेजर रूप से अगर देखें तो अमेरिका के अंदर 2 ही पार्टीज है जो बार बार रिपीटेडली जो है चुनाव में जीतती है और उनके राष्ट्रपति बनते हैं, तो डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के जो है वो है जो बिडेन। जो बिडेन किसके हैं? जो बाइडन भी बोलते हैं इनको। ये किसके हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी के। और इनको कितना सीट मिल गया? 270 चाहिए था बट 290 मिल गया इनको। जो बाइडन को कितना मिला? 290 सीट मिल गया। जो बाइडन जो है वो सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति पहली बार बने हैं, जो सबसे ज्यादा उम्र दराज राष्ट्रपति बने हैं यूएसए के। 77 वर्ष की आयु है जो बाइडन की। कितनी है? 77 वर्ष की आयु है जो बाइडन की, ठीक है। इसके अलावा और बात करें तो 2009 से 2017 तक जो है जो बाइडन, जब ट्रंप के टाइम में भी इवन वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है। पहले क्या थे? 2017 तक वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। जो बाइडन जो है अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक चीजें ध्यान रखनी है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? अभी कौन से है? 46वें राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन यूएसए के, ठीक है। कितने नंबर के? 46वें, यानी इनसे पहले 45 में ट्रंप थे, तो 46वें ये बने हैं। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट चीज है इनके अंदर? कमला हैरिस। कमला हैरिस क्यों इंपॉर्टेंट है? कमला हैरिस क्या बनी है? वाइस प्रेसिडेंट। कमला हैरिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बनी है। बट मुद्दे की बात क्या है? कमला हैरिस जो है वो
एक इंडो अमेरिकन है, इंडो अमेरिकन है, इंडो अमेरिकन। और फर्स्ट अश्वेत महिला है, पहली अश्वेत महिला है जो अमेरिका के अंदर वाइस प्रेसिडेंट बनी है, वो कौन है? कमला हैरिस है। क्लियर है ये चीज? तो ये ध्यान रखना है। कमला जो है, उनके मदर जो है वो इंडियन है और फादर जो है वो अमेरिकी जो जमैका का भाग है उसके रहने वाले, तो इसलिए इंडो अमेरिकन जो है वो है। ये कैलिफोर्निया से सीनेट की सदस्य है, कमला हैरिस जो है कैलिफोर्निया से सीनेट की सदस्य है, और ये अभी क्या बन गई है? यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट बन गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? इसके अलावा एक चीज और, जोए बाइडेन जो है, इन्होंने एक कोविड-19 से निपटने के लिए टास्क फोर्स बनाई है। क्या बनाई है? कोविड-19 से निपटने के लिए जोए बाइडेन ने एक टास्क फोर्स बनाई है, और 12 सदस्यों की टास्क फोर्स है। उसको हेड किसके द्वारा किया जाएगा? उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? विवेक मूर्ति। और ये विवेक मूर्ति जो है, अगेन ये इंडियन है, इंडो अमेरिकन है ये भी, और ये इंडिया के अंदर कर्नाटका के थे। तो इंडो अमेरिकन जो है विवेक मूर्ति जो है, इसकी अध्यक्षता करेंगे कौन? विवेक मूर्ति। जो 12 सदस्य की टास्क फोर्स बनाई गई है कोविड-19 से निपटने के लिए, जोए बाइडेन ने जो इसका अनाउंस किया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? विवेक मूर्ति। 12 सदस्यों की टास्क फोर्स है। क्लियर है? दूसरा क्या है? जोए बाइडेन से जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके अंदर भारत का चांस बढ़ गया है। जो आपकी राष्ट्रीय इसका यूनाइटेड नेशन की जो सुरक्षा परिषद है, इसके अंदर भारत का परमानेंसी का चांस बढ़ गया है। तो थोड़ा सा ये भी इसका फायदा है जोए बाइडेन का भारत के लिए। कोई नुकसान वाली बात नहीं है कि ट्रम्प चले गए तो हमारे यहाँ नुकसान होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन है, दोनों को आपस में बेनिफिट्स है, कोई इश्यू नहीं है किसी टाइप का। राइट? सो 46 जो है प्रेसिडेंट जोए बाइडेन, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मंत्रालय का नाम बदलने की बात कही है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्चुअल में गुजरात के अंदर गोगा से हजीरा, क्या? हजीरा टू गोगा, एक रोपेक्स फेरी जो है, क्या? रोपेक्स फेरी का उद्घाटन किया था। रोपेक्स फेरी क्या होती है एक्चुअल में? एक आपकी जैसे समुद्र के अंदर शिप होती है, जहाज होता है, उसी टाइप से फेरी है। फेरी में क्या होगा कि सामान ले जाने के लिए थोड़ा सा जो है आपका नाव से बड़ी है और जहाज से थोड़ी छोटी होती है फेरी। उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली आप गाड़ियां भी ढुलाई कर सकते हो, आदमी भी लेके जा सकते हो, कुछ भी, मतलब लाइक कुछ भी जो है वो आप समुद्री रास्ते से लेके जा रहे हो, उसको बोलते हैं फेरी। स्पेशली उसका नाम दिया गया है फेरी। तो वो फेरी जो है हजीरा टू गोगा के बीच में जो है वो फेरी का उद्घाटन किया था। एक्चुअल में क्या था, पहले 375 किलोमीटर लंबा चल के जाना पड़ता था ऊपर की तरफ से, और बीच में जो है समुद्र का रास्ता था, यहां से नहीं जा पा रहे थे। यहाँ पे हजीरा, यहाँ पे गोगी, तो गोगा और हजीरा के बीच में ऐसे जाना पड़ता था। अब जो है डायरेक्टली यहां से ऐसे मैच करवा दिया इनका। तो अब ये अप्रोक्सीमेटली 90 किलोमीटर ही है। पहले 375 किलोमीटर में 10 से 12 घंटे लग रहे थे, अब वही चीज जो है 3 से 4 किलोमीटर में हो जाएगी। तो इसका उद्घाटन किया था गुजरात में हजीरा टू गोगा रोपेक्स फेरी का, ये भी साथ में ध्यान रखना है। उस टाइम पे क्या बोला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कि जो पोत परिवहन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है हमारा, क्या? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जो है उसका नाम बदलेंगे हम लोग, और अब से जो है एकदम क्लियर नाम देंगे उसका कि अकेला मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग नहीं है, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग भी है, पोर्ट भी है और वाटरवेज भी है। तो नया नाम क्या रखा? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, बंदरगाह, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये जो है नया नाम रख दिया, इसकी घोषणा कर दी, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज। पहले क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग बोला जाता था, सिंपल, ठीक है ना। तो अब जो है ये कर दिया गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है, नाम बदलने में पूरा का पूरा गवर्नमेंट का फुल आजकल जो है वो चल रहा है, फुल फ्लेज जो है नाम बदलने की तैयारियों में रहती है हमेशा, जहां मौका मिले नाम बदल दिया। अभी आपको पता हो कोलकाता पोर्ट का नाम बदला था श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। राइट? उत्तर प्रदेश में आए दिन नाम बदले ही जा रहे हैं, ठीक है। सो नाम खूब बदले जा रहे हैं, ध्यान रखना है। आपको पता होगा इंडिया के अंदर जो है अप्रोक्सीमेटली हमारे यहाँ 7516 किलोमीटर का कोस्टल बाउंड्री है। कितना? 7516.6 किलोमीटर का तटीय सीमा जो है भारत को लगता है। तो ऐसे में जो है हमारा पोर्ट सेक्टर का डेवलप होना बहुत जरूरी है, और पोर्ट सेक्टर को डेवलप करने के लिए आपको पता होगा कि छोटे जो पोर्ट है और बड़े पोर्ट है, दो टाइप्स के पोर्ट होते हैं, एक मेजर पोर्ट, एक माइनर पोर्ट। हमारे देश के अंदर मोर देन 187 या आप 200 कह सकते हो जो कि छोटे पोर्ट्स हैं, जो कि इसके अंडर में आते हैं,
स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। लेकिन जो बड़े पोर्ट होते हैं 13 है जो, वो किसके अंडर में आते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं और उन पर गवर्नमेंट पूरी तरह से काम करती है। तो हमारे देश के अंदर टोटल 13 मेजर पोर्ट है, जिसके अंदर आपको पता होगा इधर गुजरात के अंदर कांडला है, ठीक है, कांडला पोर्ट हो गया। फिर नीचे मुंबई के अंदर देखोगे तो मुंबई के अंदर कौन कौन से है, मुंबई के अंदर मुंबई पोर्ट हो गया। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसका नाम बदलकर नाहवा सेवा कर दिया गया था। उसके बाद और नीचे आओगे तो गोवा की तरफ आपका कौन सा है, मर्मगोवा। उसके बाद जो है बेंगलोर के अंदर न्यू मैंगलोर हो गया। इसके बाद केरला के अंदर कोची पोर्ट हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से तमिलनाडु में तूतीकोरिन हो गया। देन आप और ऊपर जाओगे तो तमिलनाडु के अंदर चेन्नई पोर्ट हो गया। 3 पोर्ट है चेन्नई तो इसके अंदर तमिलनाडु के अंदर। एक आपका एन्नोर हो गया, एन्नोर हो गया, चेन्नई हो गया और तूतीकोरिन हो गया। ये तीनों की तीनों किधर है, तमिलनाडु के अंदर है। इसके बाद और ऊपर जाओगे तो यहां पर आपका विशाखापत्तनम वाला हो गया। देन और ऊपर जाओगे उड़ीसा के अंदर पारादीप वाला हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर और ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपका वेस्ट बंगाल के अंदर कौन सा हो गया, कोलकाता पोर्ट, ठीक है। तो 3 और 3 6 इधर हो गए और 7 8 9 10 11 12 और एक आपका इधर पोर्ट ब्लेयर वाला हो गया। तो ये 13 जो है मेजर पोर्ट है इंडिया के अंदर। तो इनके लिए जो है गवर्नमेंट क्या बोल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जो है अभी नया मिनिस्ट्री का नाम कर दिया है। पहले जल शक्ति मंत्रालय का नाम जो है रखा गया था। उससे पहले जो है आपका HRD मिनिस्ट्री का नाम जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री किया गया था। तो अभी ये वेरी रिसेंट कौन सा हो गया है, अभी पोत परिवहन मंत्रालय का और हो गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। सो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। और ये हजीरा टू गोगा रोपेक्स फेरी वाला भी ध्यान रखना है, गुजरात के अंदर है, क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रयोजकों की सूची से हटा दिया गया है। देखिएगा, टेरर स्पॉन्सर स्टेट्स क्या है, टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट्स का एक लिस्ट होता है, स्पॉन्सर स्टेट्स। जो टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट्स है उसी को आतंकवाद के राज्य प्रयोजकों, ठीक है ना। तो कौन कौन से देश और कौन करता है ये सूची, तो देखिएगा यूएसए जो है लिस्ट जारी करता है। कौन करता है जारी, यूएसए करता है। क्यों, क्योंकि पैसा बहुत है, सुपर पावर है वर्ल्ड की, किसी को असिस्टेंस भी देता है। और जो बड़ी बड़ी फंडिंग जो देने वाली या बड़ी बड़ी लोन देने वाली जो संस्थाएं हैं उनमें हिस्सा इसी का है। तो इन्फ्लुएंस करता है सबके डिसीजन, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हो, कुछ भी हो। तो इसके चलते क्या करता है, यूएसए अगर किसी को टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट की लिस्ट में डाल देता है तो उसका बैन हो जाता है। एक तो आर्म्स खरीदने का, हथियार खरीदने पर पाबंदी, दूसरा जो है पैसा लेने पर इकोनॉमिकल असिस्टेंस नहीं मिल पाती है दूसरे देशों से, व्यापार खत्म हो जाता है, तो कई नुकसान होते हैं। तो इसी के चलते जो है लिस्ट जारी कर देता है, तो ऐसा दिक्कत हो जाता है। इसके अंदर अगर बात करें तो सूडान जो है अभी हाल ही में बाहर निकाला गया है। सूडान को 1993 के अंदर जो है लिस्ट में डाला गया था और 1993 से अभी तक जो है वहां पर ये ओमार अल बशीर करके वहां पर जो है जो गवर्नमेंट संभाल रहे थे, ओमार अल बशीर, जो कि पूरी तरह से उनको अभी 2019 में हटाया गया। 1993 से लेकर 2019 तक वही संभाल रहे थे, अब उनको हटाया गया है। तो वहां की जो नई गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से थोड़ा सा लिबरलाइज कर रही है और जो उनके इश्यूज जो थे वो टेररिस्ट फंडिंग जो थी उसको खत्म किया है। तो इसलिए जो है यूएसए ने भी बोला कि ठीक है हम लोग सूडान को अभी हटाते हैं, किससे, टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट की लिस्ट से यूएसए ने इसको हटा दिया गया है। समझ रहे हो इस चीज को। इसके अलावा बात करें तो अभी कौन कौन है, उत्तरी कोरिया भी है इसके अंदर, उत्तरी कोरिया जो है अभी इस लिस्ट के अंदर है, अभी भी है। इसके अलावा सीरिया भी है, सीरिया तो बहुत सबसे पहले का सीरिया ही है, 1979 से कॉन्टिन्यूसली बना हुआ है सीरिया। तो उसके अंदर पाकिस्तान तो करता है टेरर फंडिंग, क्यों पाकिस्तान को क्यों नहीं डाल रखा, क्योंकि पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान में यूएसए की हेल्प करता है, इसीलिए नजरअंदाज कर रहा है इसको। बट पाकिस्तान को नहीं डाला गया इस लिस्ट के अंदर, जो है पाकिस्तान नहीं है। सूडान था, इसको अभी हटा दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सूडान, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सूडान हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ कोरिया और सीरिया अभी भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है, क्लियर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सूडान जो है वो सूडान है, एक दक्षिणी सूडान है। ये दोनों पहले एक ही होते थे, उसके बाद अलग अलग हो गए। तो सूडान को किया है, साउथ सूडान को नहीं। ये आपको आइडिया रखना है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान मिला है। वेरी इजी क्वेश्चन, बताओ फटाफट से, कौन सा स्थान है इंडिया का सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में। विच स्टेट, इंडिया जो है कौन से नंबर पे, पहला, दूसरा, तीसरा, 8वां, कौन सा नंबर है भारत का, बताओ। देखो इंडिया का अगर 2020-21 का मैं तुम्हें बताऊं, 2020-21 का जो इंडिया का
जो बजट था वो आपका 30.42 लाख करोड़ का था। कितना का था? 30.42 लाख करोड़ का बजट जो था हमारा 2020-21 का। इसके अंदर 30.42 लाख करोड़ में से 4,71,378 करोड़ जो है वो डिफेंस के लिए था। इसको अगर हम लोग बिलियंस में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 71 बिलियन के आसपास जो है इंडिया का डिफेंस कॉस्ट था। 71 बिलियन डॉलर, यूएस डॉलर, ठीक है ना, यूएस डॉलर, यूनाइटेड स्टेट डॉलर में बात करें तो 71 बिलियन। ओके, अब ये अकेला जो है इतना हमारा नहीं है, इतना ज्यादा डिफेंस का बजट। अगर बाकी के देशों को देखे, बाकी के देशों में भी किसको देखे, यूएस एंड चाइना, ये जो है सबसे ज्यादा डिफेंस पे खर्च करते हैं। भारत के मुकाबले बहुत ज्यादा जो है ये लोग खर्च करते हैं। हमारा ये 4,71,000 में देखो ना, देखने में रकम बड़ी है बट इसका कुछ भी नहीं है, क्योंकि पेंशन भी है, सैलरी भी है, हथियार खरीदने भी है, तो मतलब सारा डिवीजन होके कुछ हाथ नहीं आता है। तीनों सेनाओं का, नेवी भी है उसके अंदर, एयरफोर्स भी है, सो इतना ज्यादा नहीं है हमारा। अगर यूएसए का देखें तो यूएसए का जो है जितना हमारा टोटल है उतने से ज्यादा तो उसकी नेवी का होगा। यूएसए जो है टॉप पे है, यूएसए जो है पहले नंबर पे, उसके बाद आपका चाइना, उसके बाद इंडिया आता है तीसरे नंबर पे, और देन आता है आपका फिर रशिया, और 5वें नंबर पे आता है डिफेंस खर्च के अंदर यूनाइटेड किंगडम, यूके। यूएसए कितना खर्च करता है, सैन्य खर्च कितना है यूएसए का? 721 बिलियन, 721 बिलियन डॉलर जो है यूएसए का है, 721.5 बिलियन डॉलर, ठीक है। इसके अलावा इंडिया का 71 बिलियन डॉलर, तो देख लो कितना फर्क हो गया है। 71 जो है यूएसडी बिलियन डॉलर जो है हमारा है। इसका बात करें चाइना का 179 बिलियन डॉलर है इसका, राइट। इसी तरह से अगर देखें रशिया का जो है वो 70 बिलियन डॉलर के आसपास है, 70 बिलियन डॉलर, तो ये है। बट इंडिया का कितना है? 71, 179, और यूएसए का सबसे टॉप 721, कोई के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। कैन यू अंडरस्टैंड? तो ये चीज है जो आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। क्लियर है? तो इसके अंदर क्या आंसर हो जाएगा? भारत का सैन्य खर्च करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? तो इट्स नंबर 3। ओके, तीसरा नंबर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में नाबालिगों के लिए मौत की सजा खत्म करने की बात की है? किसने खत्म की है? वही देश है जिसने कोड़े मारने की सजा, फ्लॉगिंग को भी खत्म किया है अभी, और उसके बाद अभी नाबालिगों के लिए जो है मौत की सजा को खत्म कर दिया है ह्यूमन राइट इश्यू के चलते, ठीक है। तो बता दीजिएगा, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और अफगानिस्तान। कौन है ये? सऊदी अरब। सऊदी अरबिया ने क्या किया है? सऊदी अरब ने अभी जो नाबालिग बच्चे हैं उनको 10 वर्ष तक की सजा देने का प्रावधान कर दिया। बोला उनको ये नहीं करेंगे, 10 वर्ष तक की सजा हो जाएगी, राइट। तो ये कर दिया है किसने? सऊदी अरबिया। ध्यान रखना है, 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान कर दिया है। बाकी जो है रिफॉर्म सेंटर्स के अंदर रखा जाएगा, बाल सुधार गृह टाइप, बाकी उनको मौत की सजा अब नहीं दी जाएगी। तो एक वेलकम स्टेप है सऊदी अरबिया का, ठीक है। सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर? इसने अभी कोड़े मारने की सजा को भी खत्म किया था अभी पीछे, ठीक है, फ्लॉगिंग को भी। नेक्स्ट आपका है, पीएम मोदी ने हाल ही में छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है? पीएम मोदी ने छोटी दुकान चलाने वालों के लिए, वेरी इजी बट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शायद रिपीटेड भी है, इंपोर्टेंट है ये। कौन सा है? पीएम सम्मान योजना, पीएम स्वनिधि, पीएम स्वर्णिम और पीएम रोजगार योजना। व्हाट इज द करेक्ट आंसर बताओ? ये आपका प्रधानमंत्री यानी पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम या योजना। ये आपकी प्रधानमंत्री स्वनिधि, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? जो मैंने यहां लिख रखी है वही होती है, ठीक है। तो ये आपकी पीएम स्ट्रीट वेंडर, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना जो है पीएम स्वनिधि योजना है, ठीक है। इसमें क्या है, जो स्ट्रीट वेंडर्स है, चाहे वो ठेले लगाने वाले हैं, रेडी लगाने वाले जो लोग हैं, जो छोटे मोटे कोबलर्स है और है, जो इस प्रकार का काम करते हैं, जो भी गलियों के अंदर कोई सामान बेच रहे हैं, वो सब इसके अंदर शामिल होंगे। कोरोना के चलते उनका लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया। इसके चलते जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, स्कीम चलाया जिसमें 10,000 रुपये जो है उनको कार्य शुरू करने के लिए लोन के रूप में दिया जाएगा, जो कि बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे होगा, और किसी प्रकार का कोई भी सिक्योरिटी कोलेटरल नहीं चाहिए इसके अंदर, कोई भी किसी प्रकार का पेपर नहीं चाहिए कोलेटरल के रूप में, कोई भी उनकी प्रॉपर्टी या कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए, सीधा आओ पैसा लो। लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, अप्रोक्सीमेटली 7%, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम है और उनको महीने के महीने जो है इंस्टॉलमेंट के अंदर उसको रीपे कर देना है। वापिस कैसे करना है? मंथली जो इंस्टॉलमेंट के अंदर।
और अगर अच्छे से कोई टाइमली करेगा तो उसको आगे और भी मिल जाएगा और इजीली मिल जाएगा और बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा। तो ये भी इसके अंदर बोला गया है। तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो है ये किया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन जो अफेयर है उसके अंडर में आता है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत जो है ये आपका नोडल जो मिनिस्ट्री है उसकी वो ये है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, पीएम स्वनिधि योजना, करेक्ट। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। जो कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उनका फिर से की नोट्स बना लेना आपको, वो आपके साथ रहेंगे, बार बार उनको रिवाइज करते रहो, ओके। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।